से जब ये पूछा जा रहा है तो ट्रम्प डायरेक्टली ये थ्रेटन भी कर रहे हैं कि वो वेनेजुएला में रेजिम चेंज चाहे। तो आज के समय में ये सिचुएशन वेनेजुएला में क्यों बन रहा है? ये प्रीटेक्स्ट दिया जा रहा है कि वॉर ऑन ड्रग्स, अभी से 2 दशक पहले जो हम वॉर ऑन टेरर सुनते थे, अभी के समय में उसका फॉर्म चेंज होकर वो वॉर ऑन ड्रग्स हो गया। अमेरिका में जो एक खास ड्रग जो इसको फेंटेनिल बोलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा अभी वहां पे प्रभाव है, जिसको अमेरिकन सरकार ने फेंटेनिल एपिडेमिक कह के वहां पे ये डिक्लेयर किया है, फेंटेनिल का प्रोडक्शन। लेकिन अभी के समय में इस ड्रग्स के प्रोडक्शन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिटेक्स्ट बना के नार्को टेररिज्म का टैग देके वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मदुरो, उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो नार्को टेररिस्ट, जो एक अमेरिका पे नार्को टेररिज्म को इम्पोज कर रहे हैं, इसलिए उनको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और अगर अपने आप को सुधारते नहीं है तो अमेरिका या ट्रम्प इसमें भी पीछे नहीं हटेगा कि उनके रेजिम को वहां पे चेंज कर दिया जाए। लेकिन अगर हम ये देखें तो क्या सिर्फ ये एक कारण है वेनेजुएला पे अमेरिका के एग्रेशन का? थोड़ा इतिहास में भी जाकर देखें तो ऐसा नहीं है। 1999 के बाद, 1999 में जब ऊगो चावेज वेनेजुएला में राष्ट्रपति का चुनाव जीत के आते हैं, और उस समय जो एक सोशल और पॉलिटिकल एक जो चेंजेस आता है उसको ओवरऑल बोलिवारियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 2000 अभी हम 25 में हैं और 1999 में जब बोलिवारियन रेवोल्यूशन होता है और इस रिजीम की शुरुआत होती है, ये चौथी बार है जब अमेरिका काफी क्लोज है कोई किसी एक तरह के सत्ता परिवर्तन या कोई एक कू को स्टेज करने के वेनेजुएला में। अभी के समय में अगर हम देखें तो ये चौथी बार है। आखिरी बार 2019 में मदुरो के रेजिम के खिलाफ ही ये ट्राई अमेरिका के द्वारा किया गया था, उस समय भी ये फेल हुआ था। उससे पहले 2011 में। लेकिन अगर हम इस पूरे इतिहास को देखें तो बार बार ही अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है। इसका पीछे कारण क्या है? हम अगर देखें तो वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज, ऑयल डिपॉजिट का एक देश है। मतलब जनरली जब हम ऑयल के बारे में सोचते हैं तो मिडिल ईस्ट हमारे ध्यान में आता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रियों में जितना ऑयल डिपॉजिट है उससे ज्यादा भी अब ऑयल डिपॉजिट वेनेजुएला में है। और उसकी एक खास बात यह है कि वेनेजुएला में जो ऑयल डिपॉजिट्स है या ऑयल रिजर्व है वो अभी तक अनहार्वेस्टेड है, उनका एक लार्जर हिस्सा अनहार्वेस्टेड। ऊगो चावेज की अगर बात करें तो ऊगो चावेज के आने से क्या बदलता? वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है, वेनेजुएला का हमेशा ये स्थिति रही है कि उसके देश का डिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमेशा ही उसके ऑयल इकोनॉमी पे रही है या ऑयल इंडस्ट्री पे रही है, जिस इंडस्ट्री को 1976 में नेशनलाइज किया जाए। नेशनलाइज करके उस पूरे इंडस्ट्री का 40% हिस्सा सरकार अपने तरफ ले लेती है और उसमें सरकार उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जब 1999 में ऊगो चावेज सत्ता में आते हैं तो वो उस सरकार के दखल को और बढ़ा के लगभग 60-65-70% तक लेके जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशन, खासकर अमेरिकन कॉर्पोरेशन जो वेनेजुएला में बिजनेस कर रहे थे, उनको देश छोड़ के जाना पड़ता है। ये एक कारण था जिससे अमेरिकी सत्ता हमेशा से नाखुश रही वेनेजुएला की सत्ता से, ऊगो चावेज की सत्ता से। और खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ऊगो चावेज ने सरकारी दखल को बढ़ाया ऑयल इंडस्ट्री में और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका क्या किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे कहानी में। उस रेवेन्यू को वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ ऑयल रेवेन्यू से या ऑयल इंडस्ट्री से, उन रेवेन्यू को अलग अलग तरह के सोशल स्कीम्स में लगाया गया। अब बारियोस वहाँ पे वेनेजुएला में बोलते हैं, हमारे यहाँ स्लम समझ सकते हैं, वेनेजुएला में उनको बारियोस कहा जाता है। बारियोस में अलग अलग इन तरह के सोशल स्कीम्स का फायदा वहाँ के लोगों को मिला। इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो मिला है वो वेनेजुएला की ऑपोजिशन की जो लीडर है उनको मिला है, ये कह के कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वहाँ पे लड़ रही है और उनके डेमोक्रेटिक राइट्स की जो लड़ाई है उसको सम्मान करते हुए नोबेल कमेटी ने उनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा है। अभी के इस सिचुएशन में वो जो नेत्री है उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि जब वो सत्ता में आएंगी, अगर मदुरो को सत्ता से हटाना जरूरी है और इसको मदुरो को हटाने में अमेरिका मदद करे, और जब वो सत्ता में आएंगी तो देश की भलाई के लिए ये जो ऑयल इंडस्ट्री है इसको नेशनलाइजेशन से हटा के इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। अमेरिकन कॉर्पोरेशंस और यूरोपियन कॉर्पोरेशंस को बुलाया जाएगा ताकि हमारे ऑयल रिसोर्सेज को और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और उसका फायदा देश की जनता, वेनेजुएला की जनता तक पहुंचे। पिछले 4-5 दशकों में देखें तो कई बार अमेरिका ने ये कोशिश की कि वहाँ की जो सत्ता है उसका तख्ता पलट कर दिया जाए, लेकिन
अगर हम देखें तो क्या सिर्फ ये कहानी वेनेजुएला की है? 20th सेंचुरी में लैटिन अमेरिकन शायद एक देश को छोड़ के कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहां पे जो सत्ता परिवर्तन हुई है उसमें अमेरिका का सीधा इंटरवेंशन ना रहा हो, चाहे वो ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, कोलंबिया हो, पनामा हो, निकरागुआ हो, जो भी देश आप लीजिए, मेक्सिको हो, अलग अलग जिस देश पे भी आप उंगली रखिएगा किसी ने कोई ना कोई एक साल मिल जाएगा 20वीं शताब्दी में जिस साल अमेरिकन बैक कू वहां पे हुआ और वहां पे जो सरकार थी उनको हटा के सत्ता से वैसी शक्तियों को सत्ता में जगह दी गई जो सीधे अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करती। लेकिन अगर इसको समझने के लिए हम थोड़ा और पीछे जाए, लैटिन अमेरिका की धरती पे या जिसको न्यू वर्ल्ड कहा गया था उस धरती पे सबसे पहला जो इंपीरियल फोर्स पहुंचने वाले जो लोग थे वो स्पेनियार्ड लोग, मतलब स्पेनिश लोग थे, और दुनिया का पहला एम्पायर भी स्पेनिश एम्पायर ही था, स्पेनिश और पोर्चुगीज एम्पायर। तो पूरे लैटिन अमेरिका को कॉलोनाइज स्पेनिश और पोर्चुगीज ने किया। लेकिन लगभग 17वीं सदी की आखिरी तक 18वीं सदी के शुरुआत तक इन सारे देश, जिसकी शुरुआत अमेरिकन रेवोल्यूशन से हुई जब यूएसए एक देश बनता है 1776 में, उसके बाद पूरे ही लैटिन अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका में अलग अलग देश आजाद होते हैं। वो आज़ादी वैसी होती है कि उनको उपनिवेशवाद की जो सत्ता है उससे आज़ादी मिल जाती है, कॉलोनियल जो ताकतें हैं वो वहां से चली जाती है, उनका जो सरकार था वो वहां से चली जाती है। वहीं पे जो बोलिवारियन रेवोल्यूशन का जिक्र मैंने किया शुरू में, वहीं पे सिमोन बोलीवार एक इंपॉर्टेंट फिगर बन के उभरते हैं। सिमोन बोलीवार एक पैन अमेरिकन फिगर जिनका ये सपना था कि लैटिन अमेरिका, जिसको हम लैटिन अमेरिका के तौर पे जानते हैं, मेक्सिको से लेकर नीचे अर्जेंटीना तक, वो अलग अलग देशों में ना बट के एक सिंगल लैंड का टुकड़ा रहे और अलग अलग जो स्टेट्स हो उसके वो एक फेडरेशन की तरह एग्जिस्ट, एक पैन लैटिन अमेरिकन एग्जिस्टेंस और सोलिडारिटी को लेकर सिमोन बोलीवार लड़ रहे थे। 1824 में अमेरिकन एक फॉरेन पॉलिसी आई जिसको मुनरो डॉक्ट्रिन के नाम से हम जानते हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन में अमेरिका सीधे यूरोपियन पावर्स को ये कहता है कि लैटिन अमेरिका उनके लिए नहीं है, वो उसकी भाषा इस तरीके से होती है कि लैटिन अमेरिका में फिर से वो कॉलोनाइज नहीं कर सकते। और वहीं से जो बैकयार्ड ऑफ अमेरिका का एक टर्म आया जो लैटिन अमेरिका को दिया गया कि मुनरो डॉक्ट्रिन के बाद जब यूरोपियन फोर्सेस को निकाल दिया गया अमेरिका के द्वारा लैटिन अमेरिका से, तो वो बैकयार्ड, पूरा लैटिन अमेरिका अमेरिका का बैकयार्ड बना। और बैकयार्ड वो उसी तरह का, मतलब वो रिलेशन वही था जो रिलेशन लैटिन अमेरिका का स्पेनिश एम्पायर के साथ था। अब वो रिलेशन लैटिन अमेरिकन अलग अलग कंट्रीज का अमेरिकन एम्पायर के साथ, अलग अलग कंट्रीज, और हर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एक फीचर ये रहा है कि उनकी इकोनॉमी किसी ना किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रही है और हमेशा ही उस इंडस्ट्री में इंटरवेंशन अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का। और यही जो रिश्ता है, इसी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए अलग अलग समय पे को अटेम्प्ट्स लिए जाते हैं, वैसी सत्ताओं को ताकत में बिठाया जाता है जो रिलेशन है इसमें डिस्टर्बेंसेस ना पैदा। कॉलोनियल समय में जब तो एक सीधा शासन होता था साम्राज्यों का या एम्पायर्स का, जो सीधे तौर पे एक्सप्लॉयटेशन या एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज करती थी। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल एरा में हम ये देखते हैं कि वो डायरेक्ट कंट्रोल ना होके वो कंट्रोल उन सरकारों के द्वारा किया गया जो सरकार उसी रिलेशन को मेंटेन करके रखे या उसी व्यवस्था को मेंटेन करके। देखें कि हमने एनसीईआरटी में खुद ही चिले का एग्जाम्पल पढ़ा है कि किस तरीके से अगस्तो पिनोशे कू करते हैं चिले में सल्वाडोर आयेंदे के खिलाफ, जो आके वहाँ पे एल्युमिनियम इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देते हैं। इसी तरह हर एक देश में ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जब भी किसी एक क्रूशियल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया है जिससे अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा है, अमेरिका हमेशा ही उतर के उन तरह के सरकारों को सत्ता से बेदखल करते आया। वेनेजुएला पे अमेरिका ने शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन लगा के रखा है। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देखें तो एक पैराडॉक्स ही है कि इस पूरे पीरियड के दौरान ही जो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिस देश ने सबसे ज्यादा वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को खरीदा है वो अमेरिका खुद ही रहा है, क्योंकि उसने ही उस क्रूड ऑयल के प्रोसेस के प्लांट्स को अपने यहाँ बिठा के रखा। एक समय में जब इराक पे इन्वेजन हुआ था अमेरिका का 2004 में, तो उसको बहाना दिया गया था वॉर ऑन टेररिज्म का। अभी के समय में वो बहाना वॉर ऑन ड्रग्स का है, लेकिन इंटेंशन वही है कि वहाँ के जो रिसोर्सेज है, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे कब्जा अमेरिका